हिंद साथियों। आज हम लोग स्टडी करेंगे संविधान के प्रमुख भाग को। प्रमुख भाग, अगर हम बात करें संविधान में भागों की, तो मूल संविधान यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय जो भागों की संख्या थी वह 22 थी, और वर्तमान टाइम में भी भागों की जो मूल संख्या है वह 22 ही है। ठीक है, जब संविधान बना था उस समय भी भाग 22 थे, भागों की मूल संख्या 22 थी, वर्तमान में भी भागों की मूल संख्या 22 है। लेकिन अगर भागों की संख्या पूछा जाए तो वह बढ़ गया है। कितना बढ़ा है? 3, और हो गया है कितना? 25। कौन कौन बढ़ा है? तो 4 का क ए, 9 का ए और आपका 14 का ए, ये 3 जो है तो बढ़ा है। लेकिन आप देख रहे हैं मूल संख्या पहले भी 4 था, अभी भी 4 है। मूल संख्या पहले भी 9 था, अभी भी 9 है। मूल संख्या पहले भी 14 था, अभी भी 14 है। इसलिए कहा जाता है कि मूल संख्या संविधान के भागों में मूल संख्या में अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पहले भी 22 थे और अभी भी 22 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये भाग जो है वो कहता क्या है। सबसे पहले तो नोट्स जो है एक बेहतर तरीके का नोट्स आप बनाते चलिए, क्योंकि बाकी जो वीडियो डाले गए हैं उन सबका पीडीएफ भी डाला जा चुका है, और पीडीएफ से आप आसानी से बेहतर तरीके से उतार सकते हैं, बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। भाग को हम लोग कैसे स्टडी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा आसान रहेगा। भाग में बहुत सारी बातें तो हैं, लेकिन इसके अलावा भाग जो है अनुच्छेदों को याद करने के व्यू से, अनुच्छेदों को याद रखने के दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जब आप अनुच्छेद पढ़ें और अनुच्छेद आप मिस ना करें, तो उसके लिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ यह तरीका काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। जैसे आप एक बात तो लिख चुके हैं कि मूल संविधान में भागों की संख्या 22 थी, और वर्तमान में भी भागों की मूल संख्या जो है वह 22 ही है। अब भाग लिखना कैसे है? तो सबसे पहले लिखेंगे संख्या, सबसे पहले लिखेंगे भाग। ठीक है, यहाँ पे केवल संख्याएं लिखी जाएंगी, यानी कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। उसके बाद आप लिखेंगे बीच में विषय, और लास्ट में लिखेंगे आप क्या? तो अनुच्छेद, यानी आर्टिकल। ठीक है, भाग, विषय, आर्टिकल। भाग में भागों की संख्या लिखेंगे, विषय में कि वह भाग क्या बताता है, और अनुच्छेद में कि भाग पहला जो है वह कहाँ से कहाँ तक जाता है। ठीक है, अब भाग में लिखना है आपको 1। भाग 1 क्या बताता है? तो भाग 1 बताता है। विषय में कैसे लिखेंगे? विषय में तो भाग 1 बताता क्या है? भारत तथा उसके राज्यों के विषय में। ठीक है, भाग जो है हमको क्या बताता है? तो भाग जो है, भाग 1 हमको बताता है भारत और उसके राज्यों के विषय में, यानी कि भाग 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो वह 1 से लेकर के और कहाँ तक जाता है? तो 4 तक जाता है। भाग 1 का संबंध अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भाग 2, भाग 2 हमको क्या बताता है? तो यह बताता है नागरिकता। भाग 2 जो है हमको नागरिकता बताता है, और अनुच्छेद इसका है 5 से लेकर के और 11 तक। ध्यान रखिएगा, हम लोग अनुच्छेद पूरा तोड़ के बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग भाग पढ़ रहे हैं तो ये केवल ध्यान रखना है कि भाग 2 अगर हमको जानना है, नागरिकता हमको जाननी है, तो हम कहाँ से जानेंगे? तो संविधान का या तो भाग 2 पढ़ लीजिए, या फिर अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक पढ़ लीजिए। आपको नागरिकता के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब सवाल उठता है कि नागरिकता कैसे प्राप्त होती है? क्या आपको वर्तमान टाइम में नागरिकता है? आप भारत के नागरिक हैं? ये कैसे पता चलेगा? तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे 4 कंडीशंस डाले गए हैं भारत की नागरिकता को प्राप्त करने के। क्या क्या कंडीशन है? तो पहला नियम है कि यदि 26 जनवरी 1950 के बाद आपका जन्म भारत में होता है तो आप जन्म से ही भारत के नागरिक हैं, अगर आपके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है कि यदि आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में होता है तो आप जन्म से ही भारत के नागरिक होंगे, यदि आपके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो। ये कंडीशन इसलिए लगाया गया है क्योंकि भारत में बहुत सारे राजदूत भी तो आते हैं, राजनयिक भी तो नियुक्त किए जाते हैं विदेशी। अगर वो अपने फैमिली के साथ आए, उनका कार्यकाल 5 सालों का रहा, और उस बीच उनके बच्चे का जन्म होगा तो क्या भारत में होगा, तो क्या वो भी भारत के नागरिक होंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता भारत के नागरिक नहीं। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन,
दूसरा कंडीशन होता है देशीयकरण द्वारा। मान लिया कि हमारा किसी देश के साथ सीमा जो है तो समझौता होगा। सीमा जैसे अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल राज्य के बीच में सीमा सीधा किया गया है, और इस सीमा सीधा करने के दौरान भारत के 101 गांव बांग्लादेश में और बांग्लादेश के 51 गांव भारत में आ गए हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में जो बांग्लादेश के 51 गांव भारत में आ गए हैं, तो वहां के लोग अब क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। यानी कि देशीयकरण के द्वारा आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तीसरा, भूमि विस्तार के द्वारा। मान लिए कि हमारा जो है स्वाद मन करता है, चलिए जो फलाने देश पे कब्जा कर लेते हैं, हम गए फलाने देश पे कब्जा कर लिए, तो वो भूमि, आपके भूमि का विस्तार हो गया, आपका भारत का क्षेत्रफल बढ़ गया, तो जितना क्षेत्र आपके भारत में आया वो सभी क्षेत्र के लोग भी भारत के नागरिक हो जाएंगे। और चौथा कंडीशन है पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के द्वारा। ये रजिस्ट्रेशन की जो समय अवधि है बढ़ती घटती रहती है। पहले 10 साल थी, फिर 7 साल हुई, फिर 5 साल हुई, फिर 7 साल हुई और फिर 10 साल हो गई है। यानी कि अगर आप भारत की नागरिकता को प्राप्त करना चाहते हैं तो लगातार 10 वर्षों तक भारत में रहने के पश्चात आपको भारत की नागरिकता रजिस्ट्रेशन द्वारा प्राप्त हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि लगातार रहें। ये तो नागरिकता प्राप्त करने का तरीका हुआ। नागरिकता खत्म कैसे होगा, तो 2 कंडीशनों में आप खत्म हो सकती है आपकी नागरिकता। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेंगे तो आपकी नागरिकता तुरंत खत्म हो जाएगी। और दूसरा कंडीशन, अगर आपको भारत सरकार के द्वारा देश निकाला दे दिया जाए, आपको भारत से बाहर निकाल दिया जाए, तो उस स्थिति उस परिस्थिति में भी आपको जो है सो भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाए, भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे अक्षय कुमार जो है, उन्होंने जाकर के इंडोनेशिया की नागरिकता, इंडोनेशिया सरकार उनको नागरिकता दी, बस इन्होंने नागरिकता ले लिया। बंदे को तो नियम पता नहीं होगा, ये कौन सा जो है कंपटीशन का तैयारी करके हीरो बना था। तो वहां जाने के बाद जब नागरिकता वहां का लिए, बस यहाँ की नागरिकता इनकी तुरंत क्या हो गई, समाप्त हो गई, खत्म हो गई। अब रिजल्ट ये है कि वो चाह करके भी नागरिकता नहीं ले पा रहे हैं भारत का। क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए कंडीशन क्या है कि आप जो है तो जन्म से तो थे, लेकिन आपने नागरिकता को उसमें छोड़ा था। तो जब छोड़ा था तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको जो है लगातार 10 वर्षों तक भारत में रहना होगा। फिर रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण के द्वारा आप जो है तो भारत की नागरिकता को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो है एक साल में 15 बार उसको विदेश जाना पड़ता है फिल्म शूटिंग के लिए। तो वो कंडीशन को 10 साल वाले कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर पाता, क्योंकि जब एक बार आप भारत से बाहर चले गए और रिटर्न जब आइएगा तो फिर उस समय से अगले 10 साल तक काउंट होगा, न कि जो सो आते जाते आपका हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि नागरिकता आपको मिलेगी कैसे और भारत की नागरिकता कैसे खत्म हो सकती है, और दोनों बात आपको पता चल गया। चलिए अब भाग 3 क्या बताता है, तो यह बताता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, अगर आर्टिकल की बात करें तो यह 12 से लेकर के और 35 तक जो है मौलिक अधिकारों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यानी भाग 3 जो है वहां से मौलिक अधिकार जान लीजिए, या फिर आर्टिकल 12 से 35 को पढ़ करके आप मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। वैसे मौलिक अधिकार को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग भाग पढ़ रहे हैं। इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा वो हो सकता है कि मौलिक अधिकार ही आए, और वहाँ पे मैं उसको पूरे डीप में डिस्क्राइब करूंगा, कितने मौलिक अधिकार है, क्या क्या है, किस आर्टिकल में कौन सी बातें आपको किस तरह के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये सारी बातें हम लोग वहाँ पे चर्चा करेंगे। अगला है भाग 4, इसमें आता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, यानी कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, दोनों बातें में, नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व, इसी को इंग्लिश में DPSP कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ठीक है, तो वो जो है आपको आर्टिकल कहां से कहां तक जाता है, तो आर्टिकल हो जाएगा 36 से 51 तक। जो आर्टिकल है वह आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। थोड़ा सा मैं आपको अंतर बताता हूँ। जब देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारी जनसंख्या लगभग 60 करोड़ के आसपास थी, और अर्थव्यवस्था हमारी बहुत ही बेकार हो चुकी थी, क्योंकि भारत जो सोने की चिड़िया थी, इसका सारा सोना गायब था, केवल चिड़िया बच गई थी। तो उस स्थिति में अब भारत सरकार जो है कितने मौलिक अधिकार आपको दे सकती थी, बड़ी मुश्किल से जो लगभग पूरे हो पाए।
लेकिन सरकार को लगता था कि इसके अलावे भी कुछ मौलिक अधिकार हैं जिनको आम जनता को मिलने चाहिए, परंतु उस समय संभव नहीं था। हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसके आधार पर यह संभव नहीं था, जिसके कारण जो संविधान बनाने वाले लोग थे, बड़े बुद्धिजीवी थे, उन्होंने क्या किया कि उन सभी नियमों को जिसकी आवश्यकता है जनता को, उसको उन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व के अंतर्गत डाल दिया। और यहाँ पे जो कंडीशन डाला गया है वह यह है कि अगर राज्य सरकारें अपने आप को सक्षम समझती हैं, राज्य सरकारों को लगता है कि वह जो है भारतीयों के लिए या अपने राज्य के लोगों के लिए कुछ और भी मौलिक अधिकारों को बढ़ा सकती है, कुछ और भी सुविधाएं दे सकती है, तो वह उस स्थिति में यहाँ के नियमों को लागू कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांत में एक अंतर यह है कि मौलिक अधिकारों का अगर हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्ट संज्ञान ले लेगी, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत का अगर आपका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में या केस दायर नहीं कर सकते हैं, यह न्यायालय में मान्य नहीं है नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, चलिए इसके बाद 4 का क। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपको 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो बाद में, 3 भाग ऐसे हैं जो बाद में जोड़े गए, उसमें से एक है आपका 4 का को। यह क्या बताता है, तो चूंकि मौलिक अधिकार मिल गया था तो लोग मौलिक अधिकार का दुरुपयोग करने लगे। देखिए, कभी भी आपको अगर केवल अधिकार मिल जाए तो डिक्टेटरशिप क्रिएट हो जाती है, लेकिन अधिकार के साथ साथ आपको अगर कर्तव्य दे दिया जाए तो आदमी थोड़ा सा बैलेंस में रहता है। नहीं, अब जैसे मान लीजिए कि आपको अधिकार मिल गया कि आप जो है तो क्लास में किसी को भी डांट सकते हैं, बोल सकते हैं, और उस समय आपका कर्तव्य दे दिया गया कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है, तो वह आपका क्या हो गया, तो फिर आप बैलेंस में रहिएगा। जैसे आप जाइएगा स्टेशनों पे लिखा होता है रेलवे आपकी संपत्ति है, तो लोग संपत्ति समझ के, पहले के टाइम में होता था लोग बल्बे निकाल के चला गया, घर पे लेके चला गया जब बोगी में कोई नहीं रहता था। हालांकि अब आप बल्ब निकाल के ले जाइएगा तो वो जलेगा ही नहीं, क्योंकि सामान्य तौर पे हमारे घर में जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट की आती है, और उसने क्या कर दिया है कि उससे बढ़ा दिया है, वो बल्ब आपके घर में काम ही नहीं करेगा। तो सरकार ने दिया कि रेलवे आपकी संपत्ति है, लेकिन इसका हिफाजत करना आपका कर्तव्य है, न कि लेकर के घर जाना। बात समझ में आई? तो ये मौलिक कर्तव्य जो है सो बाद में जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य यह बाद में जोड़े गए। इसके आर्टिकल की अगर हम बात करें तो 51 का ए जो है यह आपको इसमें मौलिक कर्तव्य लिखे गए हैं। वैसे हम बात करें कि मौलिक कर्तव्य एगो नहीं है, 11 का मौलिक कर्तव्य है, जिस समय जोड़ा गया था 10 ही गो था। हम फिलहाल मौलिक कर्तव्य के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को भाग देख लेना है जल्दी जल्दी। मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, ये सब हम लोग जो है सो बाद के आर्टिकलों में देखेंगे। जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसको कवर करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि इतना आप कवर कर चुके होंगे। अब जो है सो 5वें आर्टिकल भाग को देख लेते हैं हम लोग। भाग 5 विषय क्या है, तो संघ एवं उसके अधिकार क्षेत्र। संघ मतलब केंद्र, ठीक है, संघ एवं उसके अधिकार क्षेत्र। संघ एवं उसके अधिकार क्षेत्र। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो इसका आर्टिकल जाता है आपका इसका आर्टिकल क्या जाता है 52 से 151 तक। ठीक है, यह आपका भाग 5 से रिलेटेड है। भाग 5 संघ एवं उसके अधिकार क्षेत्र, यानी कि अगर आपको संघ सरकार के अधिकारियों को जानना है, संघ सरकार के कार्य को जानना है, जैसे संघ में केंद्र में कौन कौन होता है, राष्ट्रपति केंद्र में होते हैं, उपराष्ट्रपति केंद्र में होते हैं, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, आपको कैग, आपको महान्यायवादी, ये सारे केंद्र में होते हैं। तो इन सभी के बारे में अगर जानकारी लेना है तो अपना आर्टिकल जो है 52 से 151 सुप्रीम कोर्ट केंद्र का विषय है, 52 से 151 तक स्टडी कर लीजिए, आप इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बात समझ में आया? अगर आता है भाग 6, यह क्या बताता है, तो यह बताता है राज्य एवं उसके अधिकार क्षेत्र। उसके अधिकार क्षेत्र, राज्य एवं उसके अधिकार क्षेत्र। अब राज्य एवं उसके अधिकार क्षेत्र है तो सिंपल सी बात है कि राज्य में कौन लोग होते हैं, मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, महाअधिवक्ता हो गया, ये सभी राज्य के अंतर्गत होते हैं, विधायक हो गए, तो इन सभी के बारे में, विधानसभा हो गई, विधान परिषद हो गए, तो इनके बारे में अगर आपको जानना है तो या तो भाग 6 पढ़ लीजिए या फिर आर्टिकल 152 से 237 तक, 152 से 237 तक पढ़ लीजिए। आपको जो है पूर्ण रूप से किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी, राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है,
इसके बाद 7 और 8 आर्टिकल भाग जो है वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ से सवाल वगैरह नहीं पूछे गए हैं। तो हम सीधा आते हैं 9 पे, क्योंकि हमने लिखा है प्रमुख भाग। पढ़ने के लिए तो हम लोग सब लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम के व्यू से भी तो हमको देखना है। कभी ऐसा होगा जब हम आपको सब कुछ पढ़ा देंगे, लेकिन फिलहाल आप एग्जाम के व्यू से स्टडी करिए। भाग 9 जो है यह क्या बताता है? ग्राम पंचायत। यह ग्राम पंचायत के बारे में बताता है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो 243 का ए से ओ तक ग्राम पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 243 का ए से ओ तक क्या बताता है? ग्राम पंचायत उसके कार्यों के बारे में बताता है, उसके अधिकार के बारे में हमको जानकारी देता है। अब आते हैं 9 का क। ठीक है, 9 है, 9 का क, 4 का क था, 9 का क। यह बताता है नगर पालिका। नगर पालिका के बारे में इसके आर्टिकल को देखें तो 243 का पी से जेड तथा जेड जी तक जो है यह जाता है। अब ये तो आपको समझ में आता होगा पी से जेड। अब देखिए इसको आप एबीसीडी के तहत भी, क ख ग के तहत भी देख सकते हैं। अब चूंकि जेड जब खत्म हो गया और मान लीजिए केवल ए आता, तो उस समय तो ए बी सी डी ऑलरेडी इसमें है, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया कि जेड को कॉमन कर दिया गया, जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी करके जो है सो आपको लिख दिया गया है। तो यही आपको नागरिकता के बारे में जानकारी प्रदान करता है, 243 का पी से जेड तक और जेड डी तक। ठीक है, हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला है भाग 14। यह बताता है क्या? संघ राज्य क्षेत्र की सेवाएं। ठीक है, क्या बताता है? संघ राज्य क्षेत्र की सेवाएं सर्विस, यानी कि सीधा सीधा समझिए यूपीएससी और पीएससी के बारे में जानकारी जो देता है वह भाग 14 ही देता है। ठीक है, और आर्टिकल की बात करें तो 308 से लेकर के और 323 तक जो है यह आपको 323 तक आपको जो है संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं के बारे में जानकारी देता है। अब एक था 14 का क, इसमें आता है आपका अधिकरण। छोटा सा भाग है, इसमें आपका आ गया क्या? 323 का क और 323 का ख। यह दोनों जो है आपको किसके अंतर्गत आता है? तो भाग 14 के क के अंतर्गत आता है। अब अगर हम बात करें भाग 15 की, तो भाग 15 जो है यह बताता है किसके बारे में? निर्वाचन के बारे में। निर्वाचन यानी कि इलेक्शन के बारे में जानकारी देता है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद की तो 324 से 329 तक हमको जो जानकारी प्राप्त होती है वह इलेक्शन कमीशन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसके कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसके सदस्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये सब जब आर्टिकल टूटेगा तो वहां पे हम लोग स्टडी करेंगे। अब भाग 17 यह बताता है राजभाषा के बारे में। किसके बारे में बताता है? राजभाषा। 343 से 351 तक आर्टिकल जाता है राजभाषा। राजभाषा यानी कि राज्यों को यह मान्यता दिया गया है कि वह अपनी जो है तो भाषाएं चुन सकती हैं, और संविधान ने जो है तो कुछ भाषाओं को मान्यता दिया गया है, अपने राज्यों के लिए भाषाएं रख सकती हैं, ये अधिकार दिया गया है। तो राजभाषा हमको जानकारी देता है भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 जो है यह बताता है आपात उपबंध के बारे में। आपात उपबंध। अगर हम भाग की बात करें तो 352 से 360। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपातकालीन अधिकार होते हैं। तो आपातकालीन अधिकार जो है वो रिलेटेड है किससे, किस भाग से? तो भाग आपका 18 से आर्टिकल जाता है 352 से 360। और एक और है आपका भाग 20, यह बताता है किसके बारे में? तो संवैधानिक संशोधन के बारे में। आर्टिकल की बात करें तो 368। ठीक है, आर्टिकल 368 और संवैधानिक संशोधन, ये आपके टोटल भाग हुए। 21-22 की आवश्यकता आपको नहीं है, इसलिए मैं आपको जो है सो वह नहीं दे रहा हूँ। केवल मैंने उन्हीं भाग को बताया है जो आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ आवश्यकता नहीं मैं वो नहीं दे रहा हूँ, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो दे रहा हूँ उसको छोड़ना नहीं है।
ठीक है, यानी कि जो दिया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट वाले दिए जा रहे हैं, इसलिए उसको आप निश्चित रूप से कवर कर लेंगे। चलिए, थैंक यू, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद।